अगर तुमने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया ना, तो तुम्हारे बोर्ड्स और सीईटी में 99 परसेंटाइल और 95 प्लस परसेंट आने से कोई रोक नहीं सकता। ये वीडियो एकदम डिटेल्ड वीडियो है। अगर आप लोगों को अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि बोर्ड्स और सीईटी को मैनेज कैसे करें, राइट नाउ बोर्ड्स का सिलेबस इतना बड़ा है और हमें ये पता चल रहा है कि सीईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट तो बहुत जल्दी आने वाला है। दिमाग में भरपूर कंफ्यूजन है, गाइड करने के लिए कोई है नहीं। तो व्हाई फियर व्हेन राधा इज हियर, एकदम डिटेल वे में बताऊंगी कि आपको क्या करना है कि आपका स्कोर इंप्रूव हो जाए। एंड अगर आपने ये वीडियो को ढंग से नहीं देखा, पेन कॉपी लेके बैठे नहीं, तो आप लोगों से एक अच्छा कॉलेज, एक बेस्ट कॉलेज मिस हो जाएगा और बाद में हाथ में रहेंगे सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट और गंदे मार्क्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और इस वीडियो को अभी से शेयर कर दो सारे फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये वीडियो इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर योर सक्सेस। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भैया बोर्ड्स और सीईटी को मैनेज कैसे करें। तो कुछ स्टेप्स है, बताती हूं। अब देखिए, सबसे पहली चीज आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। यू शुड नो योर सिलेबस फर्स्ट। आप बोलेंगे मैम ये तो सबसे कॉमन है, इसमें क्या ही अलग बात हो गई। तो बेटा जब तक आपको सिलेबस नहीं पता है ना, तब तक आपको यही नहीं पता आपका अपोनेंट जो है, आपके सामने जो आपका दुश्मन है, वो कितना ताकतवर है। इसलिए आपको अपना सिलेबस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोर्ड्स और सीईटी का आपको ये पता होना चाहिए कि बोर्ड्स में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं और सीईटी में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस पता करेंगे। फिर लेट मी टेल यू कि जो सीईटी और बोर्ड्स है वो सेम बोर्ड कंडक्ट करता है, दैट इज महाराष्ट्र बोर्ड। सीईटी जो है वो 12th और 11th का ही कॉम्बिनेशन आता है, जो कि अपने टेक्स्ट बुक से आता है। तो यहाँ पे आपको कुछ कॉमन टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक गाइड करूंगी कि आप लोगों को कुछ कॉमन टॉपिक्स पता करने हैं फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड, जो आप लोगों के लिए सीईटी में भी आने वाला है और बोर्ड्स में भी आने वाला है। आपके लिए थोड़ा इजी कर देती हूँ। सीईटी में 20% सिलेबस 11th का आता है और 80% यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस 12th का आता है। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में अभी हैं, तो आप जो भी पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें सीईटी में आने वाली है। अगर आप 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों का सिर्फ 20% सिलेबस आने वाला है। अगर हम 12th में है तो 11th का 20% सिलेबस कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको कॉमन चैप्टर्स फाइंड करना है। ये टास्क मैं आपको करके दूंगी, बट पहले आई वांट यू टू डू इट। तो आपका सेकंड स्टेप होगा टुवर्ड्स दिस ब्यूटीफुल जर्नी कि आपको अपना कॉमन सिलेबस फाइंड आउट करना है। अब आपको अपना सिलेबस पता, आपको ये पता है बोर्ड्स और सीईटी में क्या कॉमन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये जानते हैं कि बिगेस्ट रेड फ्लैग्स क्या है फॉर योर प्रिपरेशन। रेड फ्लैग्स मतलब अ बिग नो। अगर तुम ये गलतियां कर रहे हो तो तुम्हारा प्रिपरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट कहलाएगा। सबसे बड़ी गलती बार बार टीचर्स को चेंज करना। तुम्हें एक टीचर से नहीं समझ रहा, ओके कोई दिक्कत नहीं, दूसरा टीचर लो। बट ऐसा नहीं करना है कि हर चैप्टर के लिए, हर कॉन्सेप्ट के लिए, हर बार के लिए आप अलग अलग टीचर लें। कोई टीचर गलत या बेकार या खराब या गलत नहीं सिखाता। हर टीचर का अप्रोच अलग होता है। आपको अगर एक बार उस टीचर का अप्रोच समझ गया, आपको उसी टीचर से स्टिक रहना है स्टार्ट से एंड तक। मैं ये नहीं बोल रही मुझसे ही पढ़ो, आपका फ्यूचर मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जिससे समझ आया आप उससे पढ़ो, बट वही टीचर स्टिक रहना है। आप अपने बुक के ऊपर, अपने डायरी के ऊपर फिजिक्स का ये टीचर, केमिस्ट्री का ये टीचर, मैथ्स का ये टीचर, बायो का ये टीचर, ऐसे लिख दो। आप इस कमेंट सेक्शन में लिख दो, सो दैट बाद में जब कोई बच्चा आएगा उसको समझ जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से टीचर को रेफर करना है। आप ये सबसे पहले फिगर आउट करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर चाहिए। दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। दूसरी बात, एक ही रेफरेंस बुक यूज करना है। चाहे आप कोई एक पब्लिकेशन पकड़ लो, ऐसा नहीं है थोड़ा ओसवाल से भी पढ़ लेता हूँ, थोड़ा टारगेट से भी पढ़ लेता हूँ, आरडी शर्मा से भी पढ़ लेता हूँ, इससे भी पढ़ लेता हूँ, उससे भी पढ़ लेता हूँ। नहीं, इट विल लीड टू कंफ्यूजन। तुम्हारा दिमाग जो है इतना ज्यादा फॉग क्रिएट करेगा, तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा एग्जाम के टाइम पे। एक ही रेफरेंस बुक पे स्टिक रहना है और उसमें प्राइमरी रेफरेंस बुक, सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक तुम्हारा टेक्स्ट बुक होना चाहिए, यानी कि एससीईआरटी होना चाहिए। दूसरी चीज है कि आप अपना डेली प्लानर जो है वो अवॉइड करते हैं। आप लोग रोज लिखते ही नहीं हैं कि आपको करना क्या है पूरे दिन में। इट इज लाइक एमलेस चलना।
मतलब तुम लोगों को पता ही नहीं है तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है पूरे दिन का, तब तो तुम कुछ काम ही नहीं करोगे। तुम थोड़ा भी बैठ जाओगे तुमको लगेगा तुमने बहुत कुछ किया। तो हर चीज मेजर करना जरूरी होता है। अगर तुम मेजर ही नहीं करोगे, तुम समझ ही नहीं पाओगे कि कितना करना था और कितना तुम नहीं कर पाए हो। तो हर दिन सुबह उठना है और ये लिखना है कि आज के दिन का मेरा टास्क क्या है। इवन आज भी मैं ये चीज करती हूँ, मैं लिखती हूँ सुबह सुबह उठ के कि आज मुझे ये करना है, ये करना है, और फिर मैं उसके आगे टिक करती हूँ। जो चीज नहीं हुआ उसको नेक्स्ट डे के लिए शिफ्ट करती हूँ। दैट इज हाउ आई नो कि मेरा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको ये चीज करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं कर रहे हो तो ये बिगेस्ट रेड फ्लैग है आपके पूरे के पूरे प्रिपरेशन में। दूसरी चीज, कंसिस्टेंसी ब्रेक करना। एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन नहीं पढ़ा, तीसरे दिन नहीं पढ़ा, अचानक से फिर एक दिन पढ़ा, एग्जाम के पहले पढ़ा, ये कंसिस्टेंसी है ही नहीं। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे, रोज रोज नहीं शो अप करोगे, तो लिटरली आप अपने पूरे के पूरे प्रिपरेशन को मेसअप कर दोगे, पूरे के पूरे सिचुएशन को, पूरे के प्रिपरेशन को पूरा गूफ अप कर दोगे। तो ये गलती नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हर दिन शो अप करना। दूसरी बात, स्लीप स्किप करना। आप कोई ना कोई वीडियो देख लेते हो, 18 आवर स्टडी शेड्यूल, 16 आवर स्टडी शेड्यूल। बेटा जब तक आप प्रॉपर 8 घंटे का नींद नहीं लोगे ना, आपके दिमाग में कोई भी कॉन्सेप्ट घुसेगा नहीं। क्योंकि नींद जो होती है वही तुम्हारे दिमाग को एनरिच करता है, तुम्हारे दिमाग को एक तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो सारी चीजें तुम समझ पाओ। अगर तुमने स्लीप को स्किप कर दिया तो ट्रस्ट में तुम कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आप ऐसा कौन सा रेड फ्लैग है जो अब तक करते आ रहे हो। मुझे प्लीज नंबर लिख के बताना कि मैम ये नंबर का रेड फ्लैग मैं करते आ रहा था बट अब नहीं करूंगा। आगे ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है, क्या स्टडी अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से फिर पढ़ूं मैम मुझे बता दो। सबसे पहले अब तक जो भी गलत चीजें तुमने सीखी उस सबको अनलर्न कर लो, क्योंकि अगर गलत चीजें सीखी रही तो कभी तुम लोग सही अप्रोच सीख ही नहीं पाओगे। तो अनलर्न व्हाटएवर यू हैव लर्नड टिल नाउ। सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी अप्रोच है कि आप डेली प्लानर बनाइए। डेली प्लानर का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिख दिया 7 जून आज मुझे क्या क्या करना है, तो आप लिख दो फिजिक्स का ये चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स के 30 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, केमिस्ट्री के रिएक्शंस देखना है, बायो का मेरे को डायग्राम्स बनाना है। ऐसे लिख दो। फिर तुम्हारा ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अच्छा ये नहीं हुआ क्या, ठीक है नेक्स्ट डे के लिए मैंने शिफ्ट कर दिया। हमेशा टाइम टेबल से बेटर डेली प्लानर होता है। क्यों मैम? टाइम टेबल जो होता है ना वो बहुत रिजिड होता है। तुम क्या करते हो, लिख देते हो 5:30 से 7:30 बजे तक मैं ये करूंगा। अरे बट उसी दिन तुम बीमार हो गए तो तुम्हारा वो स्टेप स्किप हो जाएगा ना। अगर वो स्टेप स्किप हो गया तो बेटा तुमको इतना डिमोटिवेशन होगा, तुम सारा दिन ही खराब कर दोगे। इसलिए देखो हर दिन अलग होता है। अगर आज तुम सुबह उठे तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो तुम उस हिसाब से अपना प्लानर बना सकते हो कि यार आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं रेस्ट करूंगा और मैं सेकंड हाफ यानी कि शाम को पढ़ना स्टार्ट करूंगा, है ना। वैसा तुम प्लानर बना सकते हो। तो रोज सुबह उठ के टू डू लिस्ट या डेली प्लानर बनाना है। दूसरी बात, जो कॉमन टॉपिक्स है आपके बोर्ड्स और सीईटी का, आपके बोर्ड्स और सीईटी का जो कॉमन टॉपिक्स है उनको पहले अप्रोच करना है, उनको पहले समझना है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं किस तरीके से। तो पहले थियरी पढ़िए। आप लाइव लेक्चर अटेंड करते हैं संकल्प बैच में, हम सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। बायो का 6 से 7:30 बजे होता है, आप आके देख सकते हैं। तो उसमें थियरी पहले आप कवर कीजिए, फिर उसके सीईटी के क्वेश्चंस कीजिए। थियरी करना है फिर सीईटी के क्वेश्चंस करना है, मिनिमम 15 क्वेश्चंस एवरी डे। मैंने आपको क्या कहा, हर दिन शो अप करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो हर दिन 15 क्वेश्चंस तो करने ही है। फिर देखो तुमको सिंपल सी बात है कि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना ये टाइम्ड वाले होते हैं, मतलब कितने कम से कम समय में तुम कितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हो। तो अगर तुम्हारा डेली प्रैक्टिस नहीं रहा और तुम लास्ट महीने में प्रैक्टिस करोगे तुम गूफ अप करके ही आओगे। इसलिए हर दिन 15 एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमारा जो स्टेट बोर्ड है वो हमें ये नहीं सिखाता कि थियरी को अप्लाई कैसे करना है। तो थियरी को अप्लाई करने का अप्रोच हमें खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात याद रखना, एससीईआरटी यानी कि आपका टेक्स्ट बुक जो है वो आपका बाइबल है। क्यों बाइबल बोल रही हूं मैं, क्योंकि बेटा एक एक लाइन से क्वेश्चन बन के आते हैं। तो वो क्वेश्चंस तभी होंगे जब आपका टेक्स्ट बुक थरो होगा, आपका टेक्स्ट बुक आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ही आएगा। तो ये जो स्क्रॉल करते हो ना, डूम स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, पता नहीं किधर किधर, वो रोक के टेक्स्ट बुक रीड करना है, नहीं तो गड़बड़ पक्का ही होना है, पक्का ही गड़बड़ होना है। नेक्स्ट चीज कि आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। मैम आपने बोल दिया 15 क्वेश्चन रोज सॉल्व करना है, बट कौन से क्वेश्चंस लेना है, कैसे लेना है, वो मुझे कैसे समझेगा। देखो अगर तुमने गलत क्वेश्चंस पहले उठा लिए ना,
मतलब गलत लेवल का क्वेश्चन पहले उठा लिया ना, तुम डीमोटिवेट हो जाओगे और तुम वो प्रिपरेशन ही छोड़ दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने तुमको बोला कि तुझे ना 8 किलोमीटर भागना है 30 मिनट में, तुम्हारी वही फट लेके बोलोगे कि नहीं होगा मुझसे। बट अगर मैं हर दिन बोलूंगी चलो 5 मिनट भागना है, चलो आज 6 मिनट भागना है, 7 मिनट भागना है, 8 मिनट भागना है, तुम कब 30 मिनट पे पहुंच जाओगे ना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वैसे ही हमें हमारे ब्रेन को ट्रेन करना है, स्लोली स्लोली स्लोली। तो वैसे ही स्टेजेस ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग बताती हूँ। फर्स्ट स्टेज बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करना है। बेसिक क्वेश्चन मतलब जो एकदम इजी क्वेश्चंस हो, एकदम इजी क्वेश्चंस। जैसे कि बोल दिया है स्टॉक और स्कायन को बर्ड के थ्रू ज्वाइंट कर रहे, कौन सा ग्राफ्टिंग है, बर्ड ग्राफ्टिंग। इस लेवल के क्वेश्चंस, लेवल 1 क्वेश्चंस। तो आपका जो रेफरेंस बुक आपको सेलेक्ट करना है ना, वो लेवल वाइज होना चाहिए। उसके लेवल ऐसे लेवल वाइज क्वेश्चंस होने चाहिए और हर सब टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस होना चाहिए। दूसरा स्टेज 2, अब आप लाइन बाय लाइन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक चैप्टर उठाया, चैप्टर के अंदर मल्टीपल सब टॉपिक्स होते हैं, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स निकाला, फर्स्ट टॉपिक क्या है आप लोगों का, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने पूरा पढ़ लिया, उसके ऊपर जितने क्वेश्चंस है आपके रेफरेंस बुक में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे। इससे क्या होगा कि आपको बेसिक क्वेश्चंस तो आते हैं बट आपको लाइन बाय लाइन भी सॉल्व करने आता है। इसमें आप लोगों ने प्रैक्टिकलिटी भी चेक कर ली कि आपको एप्लीकेशन करने आता है कि नहीं, साथ में ये भी चेक कर लिया आपकी कितनी मेमोरी है। अब आया स्टेज 3, ये होता है गॉड लेवल स्टेज, क्योंकि यहाँ पे आप कंसेप्ट फ्यूजन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि इस चैप्टर से भी आ रहा है, इस चैप्टर से भी आ रहा है, दोनों को कंबाइन कर दिया, 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा है। तो ये कंसेप्ट फ्यूजन क्वेश्चंस जो होते हैं ये हर सीईटी के एग्जाम में होते हैं, हर एंट्रेंस एग्जाम में होते हैं और यही रैंक डिसाइड करता है। तो ये क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते हो, डेफिनेटली आप तुक्का मार सकते हो, बट फिर आपका सिलेक्शन जो बेस्ट कॉलेज आप एम कर रहे हो ना वो रह जाता है। तो कंसेप्ट फ्यूजन आप तभी कर पाओगे जब आप स्टेज 1 और स्टेज 2 करोगे। जैसे बच्चा पहले प्राइमरी में जाता है, सेकेंडरी में जाता है, तब 11th 12th का एग्जाम देता है, तो ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, तब ये आप बोर्ड का एग्जाम दोगे। तो वो स्टेजेस में चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक भी स्टेज आगे पीछे किया तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे और गड़बड़ करोगे। दूसरी चीज, आप लोगों को नोट्स की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो नोट्स बनाना कैसे है, किस तरीके से कहां से नोट्स निकालना है आपको, अगर बोर्ड्स और सीईटी में एस करना एकदम बढ़िया करना है तो सबसे पहली बात संकल्प बैच आपको फॉलो करना है जो कि फ्री है यूट्यूब पे। लाइव लेक्चर्स वहां पे होते हैं, तो जब टीचर लाइव लेक्चर ले रही होती है ना तो वो लिखाती है, वो बात करती है कुछ, उसको रनिंग नोट्स कहते हैं। मतलब लेक्चर चल रहा है उसके अंदर हम नोट्स बना रहे हैं। रनिंग नोट्स आप नहीं बना पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सारे बच्चे जो होते हैं वो, हम जितने टीचर्स हैं, बच्चा ही बोल दिया खुद को, जितने टीचर्स है वो सारा का सारा पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में डालते हैं। लिंक जो होती है वो डिस्क्रिप्शन में होती है, हमारे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा उस लेक्चर का, आप उसमें से नोट्स लिख लीजिए, आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा उससे। एक तो आपने लेक्चर पढ़ लिया, दूसरी बात लिखते लिखते भी रिवाइज कर लिया। तो पहला नोट्स वो हुआ। अब उसी नोट्स को देख के आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स मतलब अब देखिए आपके पास 16 चैप्टर, जैसे फिजिक्स का बात कर लो, 16 चैप्टर है आपके पास। अभी 16 चैप्टर बोर्ड के एक दिन पहले पढ़ोगे तो दिमाग हड़बड़ा नहीं जाएगा भाई। 16 चैप्टर, रोटेशनल डायनेमिक्स देख लो, 18 लेक्चर लिए सर ने, कितने नोट्स बन गए होंगे। मेरा रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स देख लो, 18 लेक्चर लिए मैंने, उसमें बच्चे बोल रहे 150 पेजेस लिखे मैम हमने। 150 पेजेस पढ़ोगे, ऐसे 15 चैप्टर बायोगे और पढ़ोगे, दिमाग एकदम हिल जाएगा। तो इसलिए ये पूरे चैप्टर को 2 से 3 पेज में अपने को लाना है। बट हर सब्जेक्ट अलग तरीके का शॉर्ट नोट्स डिटरमाइन करता है। शॉर्ट नोट्स मतलब फर्रे जैसा। फर्रा क्या होता है, चिट। अब चिट में तुम बुक तो नहीं लेके जाते, छोटा सा चिट लेके जाते हो कि ये तुम भूल सकते हो, वही शॉर्ट नोट्स होता है। वो जो फर्रे तुम पॉकेट में लेके जाते हो ना, एक अच्छे बुक में बनाना है तुमको। फिजिक्स की बात करूं तो फॉर्मूला लिस्ट जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं और यूनिट जरूरी है। अब फॉर्मूला लिस्ट में भी ना कभी कभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ना कुछ अप्रोचेस होते हैं जो गड़बड़ा देते तुम लोगों को, गड़बड़ हो जाता है। अगर तुम वो अप्रोचेस प्रॉपर्ली नहीं करोगे, गड़बड़ कर देते हो तुम लोग, है ना। तो वो गड़बड़ तुम ना करो, वो गड़बड़ तुम ना करो, वो गड़बड़ को ही आपको अपने बुक में लिखना है, बहुत जरूरी होता है। दूसरा केमिस्ट्री का बात करो तो केमिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, वो एक्सेप्शंस आपको लिखना है, क्योंकि वही हम एग्जाम में भूलते हैं और वही एग्जामिनर पूछता है, उनको पता है तुम क्या भूलोगे।
अब हम लोग रिएक्शन चार्ट का बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज फुल ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन चार्ट बनाना आपको बढ़िया तरीके से आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बता देना, रिएक्शन चार्ट मैं आपको सिखा दूंगी एकदम बढ़िया तरीके से कि रिएक्शन चार्ट बनाते कैसे हैं। मैंने भी वैसे ही बनाया था। रिएक्शन चार्ट के अंदर मैं आप थोड़ा सा जिस्ट दे देती हूँ। रिएक्शन चार्ट के अंदर में बहुत जरूरी है कि आप लोगों ने कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा उसके अंदर में टेम्परेचर यूज हो रहा है, कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है, कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, कौन सा आप लोगों का प्रोडक्ट आ रहा है, सब कुछ उसके अंदर में डाला हुआ है। मैथ्स का बात करूं, मैथ्स इज ऑल अबाउट फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लिस्ट होना जरूरी है। और जो चीज, जो स्टेप आप स्किप कर रहे हो, जो मिस हो जा रहा है, जो गलत हो जा रहा है, उसको यहाँ पे लिखना भी जरूरी है। बायो का बात करो तो ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कब अर्नेस्ट मेयर ने क्या किया था, फिर उसके बाद में कार्ल वोजी ने 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ कब दिए थे, ये ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट, उसके ईयर, ये लिखना है। कॉन्सेप्ट मैप, पूरा चैप्टर ऐसे फ्लो चार्ट में बनाना बहुत जरूरी है। साइंटिस्ट का नाम, किस साइंटिस्ट ने क्या किया, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। और नंबर सबसे इंपॉर्टेंट, टेस्टिस का लेंथ क्या है, ओवरी का लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, फेलोपियन ट्यूब क्या है, कितना वजन है, कि बच्चे का साइज कितना होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ये सारे नंबर्स लिखना बहुत जरूरी है। वही चीज से आपका शॉर्ट नोट्स बनता है। इतना चमक गया, इतना चमक गया, इतना चमक गया। दूसरा बताती हूँ, सारी चीजें तुम्हारी वेस्ट हो जाएगी अगर तुमने इन सारी चीजों का रिवीजन नहीं किया। मतलब पुढचा पार्ट आणि मागचा सपाट होणार अगर जो पढ़ा हुआ तुमने रिवाइज नहीं किया तो रिवाइज कैसे करेंगे, तो ये स्टेजेस में होता है। ये एक ऐसा तरीका बता रही हूँ ना बेटा, अगर तुमने ये फॉलो कर लिया ना, तुमने कभी वो कॉन्सेप्ट भूलना ही नहीं है। तो हम डिवाइड करेंगे हमारे एक कॉन्सेप्ट को मल्टीपल डेज में। इसको स्पेस रिवीजन टेक्निक कहते हैं। हम ब्रेन को बेसिकली यहाँ पे चैलेंज करें कि माथा मंद, चल चल थोड़ा चल। पहले दिन तुमने कॉन्सेप्ट सीखा, आज टीचर ने सिखाया है कॉन्सेप्ट, उसी के उसी दिन उसको रिवाइज करना है। फिर थर्ड डे पे आ जाओ। मान लो आज मंडे है तो ट्यूसडे, मंडे के दिन तो किया ही रिवाइज, ट्यूसडे छोड़ दो, वेडनेसडे छोड़ दो, थर्सडे के दिन आप पहले दिन के ही कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करोगे। अब थर्सडे हो गया, अब फ्राइडे छोड़ दो, सैटरडे के दिन आप उसका ही शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। हर सब्जेक्ट का कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया। अब सातवें दिन मतलब मंडे आ गया, फिर से आप वही शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे मतलब आपका शॉर्ट नोट्स बढ़िया बना है। अगर नहीं किया है, कुछ ऐसा फील हो रहा है कि यार ये सिर्फ शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़ा, मुझे मेरा नॉर्मल नोट्स देखना पड़ेगा, मतलब आपका शॉर्ट नोट्स सही से नहीं बना है। जो पॉइंट मिस हुआ है उसको ऐड कर दो, इससे आपका शॉर्ट नोट्स इंप्रूव होता रहेगा। कभी किसी और का शॉर्ट नोट्स नहीं लेना, खुद का ही बनाना होता है। ठीक है। फिर 15वें दिन पे आपको वही सेम चीज को रिवाइज करना है, मतलब डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप कुछ रिवाइज नहीं करेंगे, दिमाग को सीधा शेर के सामने खोल देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करो। जब यहाँ तुम्हारी फटेगी ना कि भाई नहीं हो रहा है हमसे, एकदम दिमाग फटेगा ना तुम लोगों का, तब तुम लोगों को मिस्टेक समझ आएगी। और जो मिस्टेक तुम एग्जाम में करने वाले थे वो मिस्टेक तुम यहाँ करके खुद को एग्जाम में पिछड़ने से बच लोगे। ठीक है। और वही मिस्टेक को मिस्टेक नोटबुक में लिखना और उसी मिस्टेक को रिवाइज करना कसम से। 15वें दिन के बाद एकदम भगवान की कसम ले, तू भूलोगे नहीं तुम उसको। ये तुम्हारा रिविजन साइकिल है। ठीक है। लास्ट में टेक अवे बता देती हूँ कि आज के वीडियो से क्या तुमको टेक अवे लेके जाना है और अपने सामने पोस्टर पे चिपका देना। पहली बात, बी कंसिस्टेंट नो मैटर व्हाट। बीमार हो, यू नीड टू शो अप। घर में शादी है, यू नीड टू शो अप। घर में फ्यूनरल है, यू नीड टू शो अप। ब्रेकअप हो गया, शो अप। पैचअप हो गया, शो अप। कुछ भी हो जाए, हर दिन कुछ ना कुछ करना ही है, पढ़ना ही है। एक दिन मिस हो गया, इट्स ओके, ह्यूमनली पॉसिबल है। सेकंड डे फिर से मिस नहीं होना चाहिए, वो हैबिट बनता है, याद रखना। दूसरी बात, तुम्हारे गोल्स डिफाइंड होने चाहिए। जब तक तुम्हारा गोल डिफाइंड नहीं है ना कि इतना ही परसेंटाइल लाना है, इसी कॉलेज में जाना है, इतना ही परसेंटेज लाना है, इसी कॉलेज में जाना है, तब तक तुम ऐसा बिना सर के घूमने वाला काम करोगे। तो डिफाइन योर गोल्स। दूसरी चीज, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों साथ में करना जरूरी होता है। जैसे हार्ड वर्क मतलब कॉन्सेप्ट सीखना, स्मार्ट वर्क शॉर्ट नोट्स बनाना। तो ये जब दोनों तालमेल साथ में आते हैं ना, दैट इज द ओनली की टू सक्सेस। अब बेटा यही चीजों को बस आपको फॉलो करना है। कसम से बता रही हूँ, ये टारगेट ना सिर्फ यहाँ पे लिखा नहीं होगा, तुम लोग जरूर करके दिखाओगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तुम्हारा डिफाइंड गोल क्या है, तुम्हारा डिफाइंड टारगेट क्या है। ठीक है। बाय द वे, मेरे 11th के बच्चों के लिए एक बहुत वंडरफुल न्यूज है। वी हैव लॉन्च महाराष्ट्र का नंबर 1 बैच, दैट इज नीव बैच। यहाँ पे बोर्ड्स, सीटी और 11th स्टैंडर्ड को एकदम डिटेल में पढ़ाया जाएगा। सारे के सारे फैकल्टीज यहाँ 5 to 6 years ऑफ एक्सपीरियंस के साथ है।
जो बच्चों ने नीव बैच ले लिया उन लोगों का सीईटी भी उसी में कवर हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं 12th के बच्चों के लिए, तो हमने आप लोगों के ही कहने पे हम मोरिया बैच लॉन्च किया, जहां पे सीईटी को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। प्राइजेस भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइजेस है, मतलब लिटरली इट्स लाइक नेटफ्लिक्स का आप सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, बट यहाँ पे तुम कुछ बेटर चीज सीखोगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ऑफलाइन रिजल्ट्स दिखा सकती हूँ, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा व्हाई वेदांतु इज द करेक्ट चॉइस फॉर ऑल ऑफ यू। आप देख सकते हैं 8 के ऊपर स्टूडेंट्स हैं जिनका 99 परसेंटाइल आया है सीईटी में, जेई में भी 99 परसेंटाइल आया है, जिसको हम वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में गिनते हैं। 3 बच्चा अगर आईआईटीएन है तो उसमें से एक बच्चा वेदांतु का है। 1400 डॉक्टर्स वेदांतु ने प्रोड्यूस किया है। और अगर आपको ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन समझ आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये है हमारे ऑफलाइन सेंटर, यू कैन विजिट देयर एंड आप वहां पे भी 90% स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आपको कुछ भी डाउट होगा प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन इट। बाकी मैं आपकी मेंटर, आपकी दोस्त, आपकी दीदी आपके साथ हमेशा है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।